हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के बारे में। और इसकी जो फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन चैप्टर का नाम है और इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें जो भी आपके टॉपिक दिए हुए हैं, सारे के सारे टॉपिक जो है आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और इसकी पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, ये आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, आपको हमारा ग्रुप दिखेगा, आप उसको ज्वाइन कर लो और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, एकलव्य स्टडी पॉइंट। आप मुझे इस पर सर्च करके आप डायरेक्ट मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें हमारे जो शुरुआत के टॉपिक है, सबसे पहले के टॉपिक है, तो वो 3 टॉपिक है, वहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। पहला टॉपिक तो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है। दूसरा टॉपिक है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होता है उसका क्या महत्व होता है। फिर यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य क्या होते हैं। यानी कि ये चारों जो टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए, यानी कि उसका अर्थ पता होना चाहिए। सेकंड, आपको उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि उसका उद्देश्य पता होना चाहिए। फिर आपको उसका महत्व यानी कि उसकी इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। फिर उसकी आवश्यकता यानी कि उसकी नीड हमको क्यों पड़ती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये चारों जो टॉपिक आपके स्क्रीन पे हैं, आप एक बार इनको ध्यान से देख लो। मैं एक एक करके सारे टॉपिक आपको करा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया के देशों के लिए काम करती है। ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसे संगठन होते हैं जो विश्व भर के लिए, पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं और विश्व के देशों की ये सहायता करते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, जो दुनिया भर के देश है उनकी हेल्प किया करते हैं। और इसके सदस्य भी अधिक होते हैं। सदस्य अधिक क्यों होते हैं? देखिए, क्योंकि ये जो संगठन है, ये जो संस्था है वो बहुत बड़ी संस्था है, पूरी दुनिया के लिए ये काम कर रही है। तो जब ऐसा संगठन जो दुनिया भर के लिए काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका जो आकार होगा वो भी बड़ा होगा। तो ऐसे में इसकी जो सदस्यों की संख्या होती है वो भी ज़्यादा होती है और उनका जो काम करने का दायरा होता है, यानी उसका जो कार्य क्षेत्र होता है, वो भी बहुत बड़े स्तर पे होता है, क्योंकि पूरे विश्व के लेवल पे यहाँ पे काम करना होता है। ठीक है। ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं तो केवल एक ही काफी है, बहुत सारे हैं वैसे तो, पर आप एक समझ लो, यूएनओ। क्योंकि पूरा चैप्टर यूएनओ के ऊपर है, आगे मैं आपको यूएनओ को डिटेल में बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आपको मीनिंग पता लगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इसका क्या महत्व होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो विभिन्न देशों के झगड़ों को सुलझाने के लिए काम करते हैं। अब देखिए, दुनिया भर में इतने सारे देश हैं, हर देश की अपनी सरकार होती है, पर दुनिया की कोई सरकार नहीं होती ना। पूरे विश्व की अगर हम एक सरकार बोले तो नहीं होती, लेकिन दुनिया भर में जितने देश हैं उनकी अपनी अपनी सरकार होती है। अब यहाँ पे सोचिए, दो देशों के बीच में मान लो लड़ाई झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, समस्या हो जाए, तो ऐसे में कौन सुलझाएगा उसको? क्योंकि भाई हर देश की अपनी सरकार है, लेकिन दुनिया भर के जो झगड़े हैं उसको सुलझाने के लिए तो कोई नहीं है दुनिया में। तो ऐसे में ये महसूस हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसीलिए बनाए गए थे। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये संगठन क्या करते हैं, ये इन झगड़ों को सुलझाने का काम करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आपको बताया, पहला पॉइंट। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं। दुनिया भर में ये शांति को स्थापित करने का कार्य करते हैं। अगर कोई दो देशों के बीच में विवाद हो जाए तो उसको सुलझाने का भी काम करते हैं। और विश्व में जो समझौते होते हैं, जो संधियां होती हैं, ठीक है, उनको करवाने के लिए भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं ये आगे आते हैं और ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जो 3-4 पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य हो या महत्व हो, एक जैसे ही पॉइंट होते हैं दोनों जगह, अलग अलग नहीं होते। ठीक है। और एक चीज और, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मैंने आपको उद्देश्य बता दिया, अभी जो मैं आपको बताऊंगा, अगर यूएनओ के उद्देश्य पूछे, यूएनओ का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, तो उसके उद्देश्य भी सेम ही होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कैटेगरी में ही आते हैं। आगे देखते हैं, महत्व को और समझते हैं। देखिए, वर्तमान समय में अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये वैश्विक स्तर पे, यानी कि विश्व के स्तर पे, ग्लोबल
आर्थिक रूप से, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, हर तरह के विकास के लिए ये क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया भर में चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे राजनीतिक विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनके लिए काम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो ये एक ऐसा मंच तैयार करते हैं जिसमें विकसित देश और अल्प विकसित देश यानी कि जो विकासशील देश हैं वो भी एक साथ आ सकते हैं। बिल्कुल सही, ये अच्छा पॉइंट है। देखिए, अगर मान लो कोई ऐसा मुद्दा आ जाए दुनिया में जिसमें विश्व के देशों को एक साथ लाना हो, ठीक है, सबकी राय लेनी हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो वो हम बोलेंगे ऐसा पॉसिबल है। किसकी वजह से पॉसिबल है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहीं ना कहीं दुनिया भर के जो देश हैं उनको एक मंच उपलब्ध कराता है जहां पे वो एक साथ आ जाते हैं, जैसे कि यूएनओ इसका अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं आपसी मेल मिलाप, विभिन्न देशों के बीच में मेल मिलाप बना रहे, एक अच्छा वातावरण बना रहे, इसके लिए भी ये जो संगठन होते हैं ये काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको पहले बता देता हूं, ये सीबीएसई में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और पूछा हुआ था। ठीक है, आ सकता है आपके एग्जाम में भी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि बताइए हमको अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मीनिंग देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का आपने महत्व भी देख लिया, यानी उसकी इंपॉर्टेंस को समझ लिया, तो आप इसे आराम से बता पाओगे कि हमको जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, दुनिया भर में कुछ समस्या ऐसी आ जाती हैं जिसको निपटाना किसी एक देश की बस की बात नहीं होती। ठीक है, यानी दुनिया में बहुत सारी ऐसी समस्या हो सकती है जिसको कोई एक देश नहीं सुलझा सकता। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं ना कहीं हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं वो दुनिया भर के देशों को एक साथ लेकर आ जाते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। हाँ, अभी ये बताया ना कि दुनिया भर में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका सॉल्यूशन कोई एक देश नहीं कर सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं जरूरत होती है कि आपस में मिलकर कार्य करें। तो उसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि महामारी हो जाएगी, बीमारियां, जैसे मान लो कोविड आया था। कोविड में क्या हुआ था, पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी। ठीक है, तहलका मच गया था। ऐसे में क्या कोई एक देश उससे लड़ने में सक्षम था? नहीं। तो दुनिया भर के देशों ने मिलकर क्या करा, उस पर काम करना शुरू करा। लोगों, डॉक्टरों ने रिसर्च करी, वैक्सीन बनानी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और मिलकर दवाइयों का इधर से उधर आदान प्रदान किया गया। जब दुनिया भर ने मिलकर और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर काम किया, तब जाके कहीं ना कहीं से निपटने में कुछ हद तक सहायता हो पाई। अब आप सोचो कि एक देश अगर इससे निपटने की कोशिश करता तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्लियर है, आगे चलते हैं। और इसी में देखो, आतंकवाद भी एक समस्या है, आतंकवाद से कोई एक देश नहीं निपट सकता। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो मैं आपको पहले ग्लोबल वार्मिंग समझा देता हूं। इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक ताप वृद्धि, यानी कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और वो क्यों बढ़ रहा है इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा सा हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ये क्यों होती है, तो आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, मैं एक बार इसका कलर चेंज कर लूं। देखो, मान लीजिए ये आपका सन है, ठीक है, सूरज है। अब सूरज की रोशनी जो है वो आती है, ठीक है, पृथ्वी पर आती है। अब सूर्य की जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट अगर पृथ्वी पे आएंगी तो वो बहुत हानिकारक होती हैं। इसी के लिए क्या है, इससे बचाव के लिए यहाँ पे एक गैस होती है जिसको कहा जाता है ओजोन गैस। अब देखिए, मान लीजिए ये एक गैस की लेयर है, ठीक है, इस गैस को क्या कहा जाता है, ओजोन परत। ठीक है, अब देखियो ये हमारा सूरज है और ये हमारी ओजोन परत है, और सूर्य की रोशनी जो है इसमें से छनकर हमारे पास आती है। इतना आपको समझ में आया? सूरज की रोशनी जो है इससे छनकर आती है। सूरज की रोशनी जो है उसमें से जो खतरनाक किरणें होती है उसको बोलते हैं यूवी रेज, हिंदी में बोले तो पराबैंगनी किरणें। ठीक है, जो पराबैंगनी किरणें हैं, अगर मान लो ओजोन परत नहीं होती, मान लीजिए यहाँ पे ओजोन परत नहीं होती, तो सूर्य की किरणें जो होती डायरेक्ट पृथ्वी पे आ जाती। यहाँ पे मान लीजिए हम रहते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आती तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिसको हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक सिद्ध होती। उससे हमें स्किन की बीमारी हो सकती थी, हमको कैंसर हो सकता था, या फिर हमें दुनिया भर की समस्याएं हो सकती थी। लेकिन ओजोन परत जो है ये हमारी रक्षा करती है। इतना आपको समझ में आया यहां तक? अब क्या हो गया, समस्या क्या हो गई, पॉल्यूशन की वजह से जो प्रदूषण बढ़ रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, उसकी वजह से ओजोन परत में हो गया छेद।
अब आप सोचो कि ओजोन परत में छेद हो गया तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट आने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में जो बर्फ के ग्लेशियर हैं, ठीक है, अंटार्कटिका में जो बर्फ जमी हुई है ये उस पे पड़ने लगी। अब उसकी बर्फ जो है वो पिघलने लगी। अब जब बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि सूर्य की किरणें डायरेक्ट अगर आ जाएंगी तो बहुत तेज होंगी, जो कि अंटार्कटिका पे पड़ी और अंटार्कटिका की बर्फ जो है वो पिघलने लगी। उसकी वजह से समुद्र का स्तर बढ़ने लगा, और समुद्र का स्तर अगर बढ़ेगा तो समुद्र के आसपास के देश जो हैं वो डूब जाएंगे। तो ये समस्या है। तो ये इसे कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, जो आज के समय में देखा जा रहा है। और इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग पे काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में हमारे लिए घातक सिद्ध होगा। तो अब क्या इससे कोई एक देश निपट सकता है? तो आप इसका आंसर दोगे नहीं, क्योंकि ये एक ग्लोबल समस्या है और इससे निपटने के लिए दुनिया भर के देशों को काम करना पड़ेगा। तो ये तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया। इसका कारण क्या है? ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका कारण जो है वो है बढ़ता हुआ प्रदूषण। आपको पता है कि बहुत तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत तेजी से जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो खतरनाक गैसें, जैसे कि एसी चलाते हैं हम, एसी के पीछे से जो हीट निकलती है, ठीक है, उससे कार्बन क्लोरोफ्लोरो टाइप की गैस बनती है, या फ्रिज के पीछे से जो गैस निकलती है, ये कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा देती है ग्लोबल वार्मिंग को। आज के समय में दुनिया भर में एसी हैं, दुनिया भर में फ्रिज हैं, और पॉल्यूशन तो कितना है आप अच्छे से जानते हो। इसकी वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। पेड़ जो है पहले बहुत ज़्यादा होते थे, अब पेड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। गाँव, अगर आप 10 साल पहले गांव में देखोगे तो 10 साल पहले गांव में बहुत पेड़ पौधे होते थे, अब धीरे धीरे गांव में भी पेड़ पौधे खत्म होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये सारी की सारी समस्या हो रही है, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक जो है ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं इसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखते हैं, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक समाधान के लिए प्रयास करते हैं। अब यहीं पे मैं आपको एक और क्वेश्चन बता दूं। यहाँ तो मैंने आपसे ये बोल दिया कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और 6 नंबर का क्वेश्चन आया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हटा दूं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मैं आपसे बोल दूं बताइए जो यूएनओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके उद्देश्य बताइए, तो भी आपके पॉइंट सेम चलेंगे, क्योंकि यूएनओ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो इसके उद्देश्य हैं वही उसके भी उद्देश्य हैं, ठीक है। तो यानी एक आंसर आपके दोनों क्वेश्चन को कवर कर देगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो होते हैं उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो जाते हैं दो देशों के बीच में या विभिन्न देशों के बीच में, तो उसको सुलझाने का काम जो है वो कौन करता है, वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन करता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मान लो युद्ध हो जाए तो युद्ध में रोकथाम में भी सहायता कौन करेगा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेगा, ठीक है। विश्व भर में आर्थिक विकास में भी कौन सहायता करेगा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन करते हैं। मान लो कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं वो मदद करते हैं। कोई महामारी आ जाए, जैसे कोविड आ गया था, तो उसमें भी WHO जैसे संगठन जो थे वो काम कर रहे थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ावा देना, विश्व भर में देशों के बीच में आपस में सहयोग को बढ़ावा देना, ये भी इनका काम होता है, ठीक है। राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाना, अंतर्राष्ट्रीय संधियां करना और समझौते करना, ये सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में दोबारा से इसको समझा देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का क्या उद्देश्य होता है कि विभिन्न देशों के बीच में विवाद हो जाए तो उसको सुलझाना, युद्ध हो जाए तो उसको रोकना, ठीक है, आर्थिक विकास करना दुनिया भर का, कोई प्राकृतिक आपदा, कोई महामारी आ जाए तो उससे निपटने में सहायता करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के बीच में सहयोग हो सके, राष्ट्रों के बीच में सहयोग की राह दिखाने का प्रयास करना, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल जो ट्रीटी होती है, जो संधियां होती है, जो समझौते होते हैं, उसको करवाने का काम भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती हैं। क्लियर है, ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे और ये पूछा जाता है पेपर में। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका लीग ऑफ नेशंस। देखो, लीग ऑफ नेशंस को मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों लिखा है, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस नाम का एक संगठन होता था पहले, बाद में यही संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में बदल दिया गया, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे लीग ऑफ नेशंस के बारे में, ये क्या है, ये क्यों बना, इसको किसने बनाया, कैसे बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। जब ये समझ लेंगे उसके बाद हम समझेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को, दोनों को समझना है, ठीक है, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है संयुक्त राष्ट्र संघ। इतना आपको क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी में कवर कर देता हूं। देखिए,
करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, यानी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, ठीक है। ये कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक। जब दुनिया में पहला विश्व युद्ध हो जाता है तो दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मच जाती है, चारों तरफ तबाही मच जाती है। अब ऐसे में क्या होता है, समस्या दुनिया के सामने ये आती है कि पूरी दुनिया कहीं ना कहीं जाग जाती है इस घटना के बाद, कि वो समझ जाती है कि अगर ऐसे युद्ध दोबारा हो गए ना तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ऐसे युद्धों को निपटाने के लिए कोई ना कोई हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूर होना चाहिए, यानी हमें जरूरत महसूस हुई जब पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 18 के बीच, तो दुनिया में तबाही मचती है। तब दुनिया को ऐसा महसूस होता है कि हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जरूरत है, वो भी एक ऐसे संगठन की जो ऐसे युद्ध को फ्यूचर में ना होने दे, यानी भविष्य में ना होने दे। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। इसके बाद बनता है लीग ऑफ नेशंस, यानी कि दुनिया ने मिलकर एक संगठन बना लिया जिसको कहा जाता है लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इसकी शुरुआत हो गई। अब देखो, लीग ऑफ नेशंस बन तो गया। शुरुआत में ये संगठन कुछ हद तक कामयाब भी रहा, बहुत ज्यादा कामयाब तो नहीं कहूंगा मैं इसे, लेकिन कहेंगे कि कुछ हद तक ये संगठन कामयाब रहा। लेकिन ये संगठन जो दूसरा विश्व युद्ध था, जो कि 1939 से 45 तक हुआ था, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, जो 1939 से 45 तक हुआ, उसको नहीं रोक पाया। बनाया किस लिए गया था ये संगठन? ताकि पहले विश्व युद्ध की तरह कोई दूसरा ना हो जाए, लेकिन ये दूसरे को नहीं रोक पाया, यानी कि ये संगठन ज्यादा कामयाब नहीं रहा। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? आगे देखो, ऐसे में एक बार फिर से, क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया में दोबारा से तबाही मच जाती है, बहुत ज्यादा तबाही हो जाती है। ऐसे में एक बार फिर से हमें जरूरत पड़ती है कि कोई एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो दुनिया के विभिन्न देशों के विभिन्न झगड़ों का निपटारा कर सके और विभिन्न देशों को एक साथ एक मंच पर ला सके। यानी कि महसूस हुआ कि लीग ऑफ नेशंस नहीं चल पाया, हमें एक और संगठन चाहिए जो लीग ऑफ नेशंस से ज़्यादा मजबूत हो और जो दुनिया के लिए काम करे। ठीक है, दुनिया में अगर ऐसे झगड़े हों तो उसको रोक सके, सारे देशों को एक साथ एक मंच पे ला सके। तो ऐसे में लीग ऑफ नेशंस जो था, उसका उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूएनओ, पूरा का पूरा चैप्टर ही यूएनओ पर बेस्ड है, इस संगठन को बनाया गया। तो अब आपको क्लियर हुआ, जैसा कि मैंने आपको इस स्लाइड में दिखाया था। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया था, देखिए, लीग ऑफ नेशंस था, बाद में वो संयुक्त राष्ट्र संघ बना। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। अब देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हो गया था, उसके तुरंत बाद इसकी स्थापना की गई, यानी कि यूएनओ बना दिया गया। 51 देशों के द्वारा इसका जो घोषणा पत्र था, इस पे हस्ताक्षर किए गए और इस संगठन की स्थापना की गई। अब आपसे पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे, बताइए जो यूएनओ की स्थापना हुई थी तो उसके घोषणा पत्र पे कितने देशों ने हस्ताक्षर करे थे? ठीक है, आपसे ऐसे ऑप्शन दे देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितने देशों ने करे थे। तो 51 देशों ने करे थे, तो आप 51 को सही टिक कर दोगे। इसके बाद क्या है कि दो विश्व युद्ध के बीच में जो काम लीग ऑफ नेशंस नहीं कर पाया था, उसको करने की जिम्मेदारी अब यूएनओ की थी। यूएनओ को क्या करना था, कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर होने से बचाना था, यानी तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देना। ठीक है, आगे देखते हैं। 2011 तक जो यूएनओ है, उसमें जो सदस्य संख्या है वो 193 हो गए थे। लगभग लगभग आप ये मान लो दुनिया के सारे देश जो हैं इसके मेंबर हैं। ठीक है, यानी कि कितने इसके सदस्य हैं? 193। पेपर में आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा होती है, इसका प्रत्येक सदस्य को 1 वोट हासिल होता है। आगे मैं आपको आम सभा भी बताऊंगा, ये यूएनओ का अंग होता है। आम सभा बताऊंगा, वहां डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे बस इतना समझ लो कि हर सदस्य को 1 वोट मिलता है। अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, ये हैं। और दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए इसमें शामिल किए गए थे। अब देखो, आम सभा क्या है? सुरक्षा परिषद का अंग है, ये हमने समझ लिया। यूएनओ का अंग है, ये हमने समझ लिया। दूसरा क्या है? सुरक्षा परिषद, ये भी यूएनओ का अंग है। इसमें कितने होते हैं? इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। ये भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा।
5 जो परमानेंट मेंबर हैं इनको वीटो पावर मिली हुई है। वो 5 देश कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन्हीं 5 देशों को क्यों बनाया गया भाई इसका मेंबर? तो इसका कारण क्या था, जिस समय में यूएनओ बना था उस समय में ये देश जो थे बहुत ताकतवर थे और इनके पास परमाणु हथियार थे, इसलिए इनको इसका परमानेंट मेंबर बना दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना के बारे में। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी अगर हम स्थापना को देखें तो इसके चार्टर में 50 देशों के हस्ताक्षर हुए थे और पोलैंड 51वां देश था। अब मैंने आपको बताया था ना कि उसके घोषणा पत्र पे 51 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अब मैंने यहाँ पे आपको 50 देश और 51वां देश पोलैंड क्यों लिख के बताया, दोबारा से मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा था, 51 देशों ने उस पर हस्ताक्षर करे थे। एक बार आपके पेपर में इन्होंने ये पूछ लिया था कि बताइए वो 51वां देश कौन सा था, तो वो पोलैंड था, इसलिए ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये स्लाइड में रख दिया है। अब आपसे केवल और केवल 51वां देश ही पूछेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे 50वां कौन था, 49वां कौन था, 48वां कौन सा, वो नहीं पूछेंगे, खाली ये पूछ सकते हैं। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये स्लाइड में रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य थे। मूल संस्थापक मतलब जब उसकी स्थापना हुई थी तो 51 देशों ने उसकी मिलकर उसकी स्थापना करी थी। क्लियर है? अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और भारत जो है इसका मेंबर है। भारत इसका मेंबर कब बना था? 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका मेंबर बन गया था। और आज के समय में इसके सदस्य देखें तो 193 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके उद्देश्य क्या हैं। अब याद करो, मैंने आपको उस टाइम पे क्या बताया था, जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य बताए थे, मैंने बोला था वो पॉइंट आप यहां लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, वही इसके उद्देश्य भी है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना या फिर अंतर्राष्ट्रीय विवाद को सुलझाना किसका काम है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। विभिन्न देशों के बीच में सहयोग की राह दिखाना किसका काम है? ठीक है, यूएनओ का। अगर मान लो विभिन्न देशों के बीच में कोई लड़ाई हो जाए, कोई युद्ध हो जाए, कोई दुश्मनी हो जाए, तो उस दुश्मनी को कम करने का काम किसका है? यूएनओ का। सामाजिक आर्थिक विकास करना, ठीक है, उसमें सहायता करना, ये किसका काम है? यूएनओ का। तो ये इसके उद्देश्य हैं। और देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो यूएनओ है ना, यूएनओ में जो सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे अधिक दिखने वाला जो सार्वजनिक चेहरा होता है वो उसका महासचिव होता है। ठीक है, ये याद कर लो। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पूछ लें तो ये एंटोनियो गुटेरियस है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। और ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरियस कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। और ये 9वें महासचिव है, 9th नंबर के। इसमें से आपके एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन बन गए कि सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला चेहरा कौन सा है? महासचिव है। ठीक है, वर्तमान में कौन है? गुटेरियस है, एंटोनियो गुटेरियस। किस देश से रिलेटेड है? पुर्तगाल से रिलेटेड है। कौन से नंबर के महासचिव है? 9वें नंबर के महासचिव है। तो ये आपसे कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा आपके पेपर में आता है कि बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ जो होता है उसके अंग बताने हैं, यानी कि इसके प्रिंसिपल ऑर्गन बताने हैं, या फिर इससे कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इसकी संरचना क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग थे, जिसमें से मैंने एक अलग कलर से हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये खत्म कर दिया गया है, यानी कि 5 बचे हैं, लेकिन मैं आपको 6 के 6 बता दूंगा। ठीक है, तो कौन कौन से अंग हैं? सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आम सभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यासिता परिषद। ये इसके 6 प्रमुख अंग हुआ करते थे, जिसमें से एक हटा दिया गया है, तो 5 बचे हुए हैं। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन सबको जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षा परिषद की। तो देखिए, सुरक्षा परिषद जो होता है उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे कह दूं 5 + 10, यानी कि 5 + 10। 5 जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं और 10 जो होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं। इसको हम कह लेंगे अस्थाई और इसको कह लेंगे स्थाई। ठीक है, यानी कि सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं? आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बार बार बता रहा हूं, 15। 5 कौन से हैं? 5 हैं परमानेंट मेंबर जो कभी नहीं बदले जाते, हमेशा से वही हैं। लेकिन 10 जो हैं ये बदल दिए जाते हैं क्योंकि ये अस्थाई हैं। ठीक है, 5 सदस्य स्थायी होते हैं, 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य जो है इनके पास वीटो पावर है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस, ये मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था। और मैंने बताया था आपसे कि ये क्यों परमानेंट मेंबर बनाए गए थे, क्योंकि जिस समय में यूएनओ बना था उस समय में ये देश बहुत ताकतवर थे और इनके पास परमाणु हथियार थे, इसीलिए इनको परमानेंट मेंबर दे दिया।
ठीक है, बना दिया। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब बात कर लेते हैं 10 सदस्यों की। तो जो 10 सदस्य हैं वो अस्थायी होते हैं, और ये अस्थायी सदस्य जो होते हैं हर 2 साल के बाद इनको बदल दिया जाता है। इन सदस्यों का चुनाव जो है वो कौन करता है? आम सभा के द्वारा। आम सभा भी क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी यूएनओ का ही अंग है। और सुरक्षा परिषद के उद्देश्य बताइए। देखिए, ये तो आपको सुरक्षा परिषद समझ में आ गया। अब इसके उद्देश्य देख लो। शांति और सुरक्षा को बनाए रखना इसका उद्देश्य होता है। इसका काम है कि अनिवार्य निर्णय को घोषित करने का अधिकार, जो भी सुरक्षा से रिलेटेड कोई फैसला लेना है तो ये सुरक्षा परिषद कर देती है इस फैसले को। तो सुरक्षा परिषद को हमने डिटेल में समझ लिया है। जो जो क्वेश्चन बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन सारे बता दिए हैं। ज्यादातर उसके मेंबर ही पूछे जाते हैं, 5 + 10, 5 परमानेंट, 10 जो है टेम्परेरी हैं जो कि बाद में बदल भी दिए जाते हैं, 5 जो है वो उनको वीटो पावर मिली। ज्यादातर यही आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आईसीजे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नीदरलैंड के हेग में है। और 1980 तक, हेडक्वार्टर को हिंदी में मुख्यालय बोलते हैं। ठीक है, मुख्यालय। 1980 तक काफी कम प्रयोग किया गया था इसका, लेकिन बाद में जो विकासशील देश जो थे उन्होंने इसका प्रयोग शुरू किया। और ये काम क्या करता है? देखो, ये है दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, दुनिया की सबसे बड़ी कोर्ट। मान लो दो देशों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाए, मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई झगड़ा हो जाए, तो वो कौन सी कोर्ट में जा सकते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में, इस वाली कोर्ट में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का काम कौन करेगा? ये कोर्ट करती है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, यानी कि 15 जज होते हैं। इनको 9 वर्ष के लिए चुना जाता है, और आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में ही पूर्ण बहुमत के द्वारा इसके जज जो हैं वो बनाए जाते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, सचिवालय की बात करते हैं। सचिवालय क्या होता है? देखिए, सचिवालय एक तरह से आप ये मान लो ऑफिस होता है, यानी एक ऐसी जगह जहां पे पूरा स्टाफ आता है, बैठता है और वहां पे काम करता है। तो कुछ उससे रिलेटेड है। देखिए, सचिवालय की बात करें तो प्रमुख संगठनों के कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ तैयार करना, पूरी दुनिया में से लोगों को भर्ती करना, पूरा स्टाफ तैयार करना इसका काम है। सचिवालय का प्रमुख जो होता है वो महासचिव होता है, जो मैंने आपको एंटोनियो गुटेरियस बता दिया था। और इस समय में एंटोनियो गुटेरियस हैं जो कि पुर्तगाल से रिलेटेड हैं। महासचिव की नियुक्ति जो है सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा करती है, वो भी 5 सालों के लिए करती है। ठीक है, अब बात करते हैं आम सभा। 193 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं, यानी कि आम सभा में जितने यूएनओ के मेंबर है, यूएनओ के टोटल 193 मेंबर हैं, तो सभी इसके प्रतिनिधि के रूप में इसमें शामिल होते हैं। ये एक ऐसी संस्था है जिसमें हर सदस्य को एक वोट मिला हुआ है, यानी कि जब दुनिया के किसी मुद्दे पे बातचीत होती है तो सबको एक वोट मिला होता है, अपना अपना वोट कर सकते हैं, और सभी का वोट यहाँ पे समान होता है। हर वर्ष इसका सम्मेलन होता है, और महासभा जो है ये यूएनओ के घोषणा पत्र में आने वाले, ठीक है, समस्त विषयों पर विचार करता है। यूएनओ में जो भी विषय रखे जाते हैं सब पे विचार करता है आम सभा। इसमें 193 सदस्य हैं और सभी सदस्यों को एक वोट हासिल है। ठीक है, जो भी प्रमुख फैसले होते हैं वो यहीं से होते हैं, और इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है। अगर मान लो कोई फैसला करना है तो 2/3 अगर बहुमत मिल रहा है तो उसको पास कर दिया जाता है। ठीक है, यह आम सभा हो जाएगा। इसके बाद है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके टोटल 54 सदस्य हैं। सदस्य देशों का चुनाव जो है आम सभा 3 साल के लिए करती है। आम सभा ही चुन रही है सबको। सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व क्या करता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद करता है, इसलिए इसके सदस्य देशों की संख्या 54 है। नेक्स्ट है न्यासीता परिषद। देखिए, इसमें 11 देशों को रखा गया था और इसको 1994 में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था में सुधार वगैरह करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है, तो ये आपके पेपर में नहीं आएगा, इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको बता दिया है, फिर भी इसको आप डिलीट मान लो। अब बात करेंगे शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक का जो काल था उसको शीत युद्ध का समय कहते थे, शीत युद्ध का दौर कहते थे। लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी कि जब यूएसएसआर सोवियत संघ विघटन हो जाता है, उसके बाद यूएनओ में सुधार की मांग चलती है। तो यूएनओ में कौन से सुधार की मांग चली है इसको हम समझते हैं। आगे देखिए, बदलते हुए परिवेश में, आज के समय में जो परिवेश है वो बदल गया है, तो बदलते हुए परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए
किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजिमी है। बिल्कुल सही, क्योंकि जैसे जैसे सिचुएशन बदलती है, समय बदलता है, तो हर संगठन में हमें जरूरत किस चीज़ की पड़ती है, उसमें सुधार की। क्योंकि यूएनओ जो बना था वो 1945 में बना था, आज चल रहा है 2024। 1945 में दुनिया अलग थी, दुनिया के हालात अलग थे, दुनिया में समस्याएं अलग थी। 2024 में दुनिया अलग हो गई है, आज के समय में समस्या अलग है, तो समय के साथ इसको बदलना जरूरी है। यही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। हाल के वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसमें सुधार की मांग जो है उसकी आवाजें उठी है, यानी कि सभी देश चाहते हैं कि यूएनओ में सुधार हो। सुधारों की प्रकृति के बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं है और सहमति भी नहीं बन पाई है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि सभी देश ये चाहते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है उसमें सुधार हो, लेकिन कैसे सुधार हो, क्या उसका तरीका हो, क्या उसमें बातें हो, ये क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। अभी तक इस पे कोई सहमति नहीं बन पाई है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह के सुधारों का मसला है। सबसे पहला तो है इसकी संगठन की बनावट, और दूसरा है इसकी प्रक्रिया, ठीक है। बनावट और इसकी प्रक्रिया, इसके बाद एक और पॉइंट है संगठन का जो न्यायाधिकार का जो मतलब उसके क्षेत्र में आने वाले जो मुद्दे हैं, उसके जो यूएनओ के अंतर्गत जो मुद्दे आते हैं उसकी समीक्षा की जाए। ये दो तरह के सुधारों की बात की गई है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, उसका स्ट्रक्चर और इसका जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, उसके न्यायाधिकार क्षेत्र में आने वाले जो मुद्दे हैं उसकी समीक्षा की जाए। लगभग दुनिया के सभी देश सहमत हो गए हैं कि दोनों ही तरह के सुधार जो हैं जरूरी हैं, ठीक है। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं बन पाई कि इसको ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है और क्यों करना है, ठीक है। ये तो सब कह रहे हैं कि हाँ भाई सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार कब करने हैं, कैसे करने हैं, ये नहीं पता लग पा रहा है। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, प्रक्रिया और क्षेत्राधिकार में सुधार। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसकी प्रक्रिया में कैसे सुधार हो, इसकी संरचना में कैसे सुधार हो, इसके बारे में देखते हैं। सुधार होने चाहिए, ठीक है, इस पर तो सभी सहमत हैं, लेकिन सुधार कैसे किए जाएं, यहां पे समस्या बन जाती है। कोई क्लियर बता नहीं पाता कि कैसे सुधार किया जाए। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आम सभा थी, यहां पे एक प्रस्ताव लाया गया था। इसमें 3 मुख्य शिकायतें थी। ये 3 मुख्य शिकायतें आपके पेपर में आई हुई है, मैं पहला आपको बता रहा हूं, इसको रट लो बिल्कुल। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं वो 3 मुख्य पॉइंट क्या है। सबसे पहला देखो, सुरक्षा परिषद जो है अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। यानी कि सुरक्षा परिषद एक संगठन बना तो दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज के समय में जो राजनीतिक सच्चाई है, जो राजनीतिक वास्तविकता है, जो राजनीतिक माहौल है, उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है। क्लियर है। अगला पॉइंट देखो, जो सुरक्षा परिषद के फैसले होते हैं उस पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। यानी कि सुरक्षा परिषद में ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसका लाभ जो है वो पश्चिमी देशों को मिले। यानी कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों को हितों को ध्यान में रखकर ही इसमें फैसले लिए जाते हैं। सीधा सीधा मैं आपको डायरेक्ट बोलूँ ना, तो इसके जो फैसले होते हैं ना, वो पश्चिमी देशों के अनुसार होते हैं। पश्चिमी देश जो चाहते हैं वही होता है, जो वो नहीं चाहते वो नहीं होता। चंद देश जो है उनका दबदबा है इस पे, यानी कि सुरक्षा परिषद उन देशों के कंट्रोल में है। क्लियर। इसके बाद देखो, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। बिल्कुल ये भी सही है। देखो, बराबर का प्रतिनिधित्व कैसे नहीं है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं आपको। देखो, सुरक्षा परिषद जो है इसमें कितने मेंबर हैं, 5 और 10। 5 जो थे वो परमानेंट थे, 10 जो थे वो टेम्परेरी थे, ठीक है। आपको समझ में आया। और इसके मेंबर कितने हैं आम सभा के, 193। अब आप सोचो कि यूएनओ में 193 देश हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद में उनका प्रतिनिधित्व केवल 5 और 10 देशों के द्वारा हो रहा है। यानी इसकी आम सभा के मेंबर तो बढ़ गए हैं। अब आप सोचो कि जिस समय में यूएनओ बना था 51 देश थे, 51 से बढ़कर कितने हो गए, 193। लेकिन सुरक्षा परिषद जिस समय बनी थी उस समय भी 5 और 10 थे, यानी कि 15 थे, और आज के समय में भी 15 ही हैं। अब आपको समझ में आया कि एक तरफ 51 से 193 हो रहे हैं, दूसरी तरफ 15 के 15 हैं। इसलिए कहते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है वो बराबर का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर पा रही है। तो ये सलाह दी गई है कि जो सुरक्षा परिषद है इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है। और कौन से सदस्य बढ़ाए जाएं, परमानेंट या टेम्परेरी, तो इसका सॉल्यूशन ये बताया गया, दोनों सदस्यों को बढ़ा दिया जाए। परमानेंट मेंबर को भी बढ़ा दिया जाए और जो टेम्परेरी सदस्य हैं इनको भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो इनको कैसे क्या बढ़ाया जाए इस पे विवाद है, आगे समझते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया है, आगे चलते हैं। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर
1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने जांच शुरू करवाई। ठीक है, देखो 1997 में यूएनओ जो था उसके महासचिव कोफी अन्नान थे। इन्होंने जांच शुरू करवा दी थी कि यूएनओ में सुधार कैसे करवाएं, क्योंकि मांग जो है वो काफी बढ़ रही थी। तो देखिए क्या बातें निकली यहाँ पे, इसको ये जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। वो कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए, यानी कि इसके जो स्थायी सदस्य बढ़ाए जाएंगे, जो अस्थायी सदस्य बढ़ाए जाएंगे, उसके लिए कुछ शर्तें, कुछ बातें रखी गई। सुझाव में कुछ नए सदस्यों के लिए जो बातें आई थी वो कौन सी बातें थी, ये आपको समझना है। देखिए, ये कहा गया कि मान लो अगर सुरक्षा परिषद के जो परमानेंट मेंबर हैं, जो 5 हैं, अगर उसको बढ़ाया जाए तो बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसके उस जिस देश को, मतलब जैसे मान लो 5 देश पहले से हैं, इसमें मान लो एक देश और शामिल किया जा रहा है, तो उस एक देश के पास क्या योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। या फिर पेपर में आपके क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि मान लीजिए आप भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का परमानेंट मेंबर बनवाना चाहते हो, तो भारत को क्यों बनाया जाए, क्या कारण है। तो देखिए इसके लिए कुछ पॉइंट बताए गए थे कि जिसको भी परमानेंट मेंबर या उसके सदस्य में बढ़ाया जाए, उसके वो दुनिया में एक बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था कि बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या था कि यूएनओ के बजट में अपना योगदान ज़्यादा से ज़्यादा देता हो, ठीक है, देता हो, आबादी के लिहाज से एक बड़ा देश हो, और ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता हो, और यह देश ऐसा हो जो अपनी भूगोल, अपनी अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से दुनिया की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। ये कुछ 6 पॉइंट बताए गए थे। ठीक है, 5 से 6 पॉइंट आपके सामने हैं, ये होने चाहिए। तो अब आप सोचो कि अगर भारत को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए तो क्या भारत इन पॉइंट पे खरा उतरेगा। तो बिल्कुल, भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत है, बिल्कुल है। सैन्य ताकत के रूप में देखें तो बिल्कुल भारत एक बड़ी सैन्य ताकत भी है, और यूएनओ का जो बजट है उसमें भारत हमेशा से अपना रेगुलर योगदान देता आया है। ठीक है, आबादी के लिहाज से देखें तो आप आबादी में तो देखो चाइना को भी भारत पीछे ही छोड़ने वाला है, ठीक है, या छोड़ भी चुका होगा। तो ये है ऐसा देश जो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। फिर मानव अधिकारों का सम्मान भी यहाँ पे होता है, क्लियर है। भूगोल, अर्थव्यवस्था के नज़रिए से देखें, संस्कृति के नज़रिए से देखें, तो दुनिया की जितनी विविधता भारत में देखने को मिलेगी शायद ही किसी और देश में देखने को मिलेगी। तो हर पॉइंट पे भारत जो है बिल्कुल खरा है, लेकिन फिर भी भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया, इसके बारे में देखिए। जब बात चली कि भारत को इसका परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, 5 परमानेंट सदस्यों में से 4 ने तो हाँ कर दी कि हाँ भारत को बना दिया जाए, ठीक है, लेकिन एक देश ऐसा था जिसने कह दिया कि भारत को नहीं बनाना है। वो कौन सा देश था, चीन था। चीन ने क्या करा, अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करा और भारत को इसका परमानेंट मेंबर बनाने से रोक लगा दी। यानी कि चाइना नहीं चाहता है कि भारत जो है वो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसका परमानेंट मेंबर बने। चाइना ऐसा नहीं चाहता है। क्लियर है आपको, आगे चलते हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। तो देखिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें बदलाव के मामले में समर्थन दिया है कि भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ढांचा है उसमें बदलाव हो। ठीक है, भारत का ऐसा मानना है कि जो विश्व है आज के समय में बदला हुआ है, तो ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ मजबूती से काम कर पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि उसके ढांचे में बदलाव कर दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके विभिन्न देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज़्यादा बड़ी भूमिका तभी निभा पाएगा जब उसके ढांचे में बदलाव होगा। तो भारत बिल्कुल तैयार है कि हाँ ये सारे के सारे बदलाव जो हैं इसमें होने चाहिए। इसके बाद देखो भारत का ये भी विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला जो है प्रमुख होना चाहिए। दुनिया भर के विकास के लिए यूएनओ को काम करना चाहिए, ऐसा भारत मानता है। आगे देखिए, भारत की एक बड़ी चिंता है सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर। ठीक है, सुरक्षा परिषद की संख्या जो है स्थिर है। मैंने आपको जैसा बताया था कि शुरू में 15 सदस्य थे, आज भी 15 सदस्य हैं।
बिल्कुल स्थिर है, संख्या बढ़ी नहीं रही। जबकि आम सभा की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या बढ़ी है। मैंने आपको बताया था ना कि शुरू में 51 सदस्य थे, लेकिन आज के समय में 193 हो गए हैं, तो 51 से 193 पहुंच गए हैं, लेकिन ये 15 के 15 हैं। तो भारत इस बात को लेकर चिंतित है, चिंता करता है। भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद जो है, इसका जो प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र है उसको नुकसान होता है। क्योंकि कैसे प्रतिनिधित्व कर पाएगी सुरक्षा परिषद? सोचो, परमानेंट में 5 देश बैठे हुए हैं, वो उनको बदला ही नहीं जा रहा कभी, और जो टेम्परेरी वाले हैं वो 10 हैं जो बदल दिए जाते हैं। तो कैसे प्रतिनिधित्व हो पाएगा दुनिया भर के देशों का, और संख्या भी इतनी कम है। भारत का मानना है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी, यानी कि सुरक्षा परिषद का विस्तार कर दिया जाए, परमानेंट और जो टेम्परेरी दोनों सदस्यों को बढ़ा दिया जाए। विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा इससे, ठीक है, दुनिया भर में इसको विश्व बिरादरी का भी समर्थन मिलेगा। और सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी जो है सदस्य, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है? भारत कह रहा है। तो भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में ये पॉइंट आपको लिखने हैं अगर पेपर में आता है तो, ठीक है। यहां पे आपका ये सारे के सारे टॉपिक जो थे, वो मेन टॉपिक जो थे खत्म हो गए। अब आपके जो मेन टॉपिक बच रहे हैं लास्ट में, एनजीओ वाले, यहां से आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यानी कि यहां से आपके पेपर में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, केवल और केवल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईएमएफ। इसको बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये संगठन जो है, इसका जैसा कि नाम में मुद्रा आ रहा है, तो यानी कि कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड होगा, दिमाग में बस बैठा लिया करो। देखिए, ये संगठन वैश्विक स्तर की जो वित्त व्यवस्था है, पूरी दुनिया में जो वित्त व्यवस्था है उसकी देखरेख करता है, और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता करता है। मान लो किसी देश को वित्तीय सहायता की जरूरत है या तकनीकी सहायता की जरूरत है, तो वो आईएमएफ से मांग सकता है, आईएमएफ उसको देता है, ठीक है, उसको लोन भी प्रोवाइड करा देगा। इसके हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है, ये याद रखना। इसमें कुछ देशों की ज्यादा चलती है। जो ग्रुप 7 के देश हैं, जिसको समूह 7 के देश कहा जाता है, जो ताकतवर देश है, दुनिया के सबसे ताकतवर देश हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा, ठीक है, इन देशों की इस पे ज्यादा चलती है। ये कहीं ना कहीं इन देशों के कब्जे में है, या फिर आप कह लो इन देशों का ज्यादा इस पे दबदबा, वर्चस्व है। इसके बाद सेकंड जो संगठन है वो है विश्व बैंक, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड बैंक। ये दुनिया का बैंक है। इस बैंक की गतिविधि में जो मेन काम है वो है विकासशील देशों के लिए काम करता है। ये बैंक किन देशों के लिए? विकासशील देशों के लिए। ये बैंक जो है वो मानवीय विकास के लिए, जैसे मान लो एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, या फिर कृषि हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण की सुरक्षा, प्रदूषण में कमी लाना, इन चीजों के लिए काम करता है विश्व बैंक। और अगर कोई उससे लोन मांगे तो वो क्या करता है? आसानी से अपने देशों को, सदस्य देशों को लोन भी देता है। और अगर मान लो कोई देश ज्यादा गरीब है तो वो उससे वो लोन के पैसे वापस भी नहीं लेता है, ठीक है। ये इसका क्या है? मेन काम है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 1919 में बना था। इसका हेडक्वार्टर यानी इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ये संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक निकाय है, यानी यूएनओ का ही एक अंग या पार्ट मान लो आप इसको, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनके लिए सामाजिक न्याय, यानी कि मजदूरों के लिए उनको न्याय मिल सके, उनको समय पे काम मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, सही समय पे पैसे मिले, ठीक है, उनको सुविधाएं मिले, इसके लिए ये संगठन जो है काम करता है, यानी लेबर के लिए काम करता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब नाम से ही पता लग रहा है व्यापार संगठन, यानी व्यापार के लिए काम करता है। तो ये जो संगठन है ये दुनिया भर में व्यापार के लिए जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसको बनाता है। और इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। पहले ये संगठन विश्व व्यापार संगठन नहीं कहलाता था, पहले इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी इसको शॉर्ट में हम गैट कहते थे, ठीक है। अब गैट बाद में बन गया WTO, याद रखना। तो ये गैट के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। जैसे कि लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी कौन बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ। ऐसे ही गैट का उत्तराधिकारी कौन बना है? WTO, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था, यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो गया था उसके बाद ये कहीं ना कहीं अस्तित्व में आया था, ठीक है। आगे देखो,
WTO का हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन इसमें भी कुछ जो देश हैं उनकी ज़्यादा चलती है, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोपीय संघ हो गया, जापान हो गया। ये बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं। ये कहीं ना कहीं विश्व व्यापार संगठन के जो व्यापार के नियम होते हैं ना, इसको ये ऐसे बनवा लेते हैं जैसे इनको फायदा हो जाए, यानी अपने हितों को अपने हित के अनुसार इसकी पॉलिसी बनवा लेते हैं, यानी इनकी ज़्यादा चलती है। विकासशील देश हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि भाई इस संगठन की कार्यविधि जो है वो पारदर्शी नहीं है, यानी इसका जो काम करने का तरीका है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, सही नहीं है। ये कहीं ना कहीं गुलाम है। किसका गुलाम है? इन देशों का। इन देशों के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है, विकासशील देशों को फायदा नहीं हो पाता। ठीक है, इस तरीके की बातें चलती हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको शॉर्ट में IAEA कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये संगठन जो है इसका काम क्या है कि दुनिया भर में जो परमाणविक ऊर्जा है उसका शांति, यानी जो परमाणु हथियार है उसका प्रयोग जो हो शांतिपूर्वक उपयोग हो, उसका उद्देश्य सैन्य उद्देश्यों में ना हो, लड़ाई झगड़े में ना हो, इसको नजर रखने का काम इसका है। ये संगठन जो है, इसके जो अधिकारी हैं वो नियमित रूप से दुनिया भर की जो परमाणविक सुविधाएं हैं उसकी जांच करते हैं। आपने ये सुना होगा कि भारत के पास इतने परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास इतने परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान के पास इतने हैं, अमेरिका के पास इतने हैं। तो वो जो संख्या है वो संख्या कैसे पता लगती है? वो यही संस्था पता करती है और ये रिपोर्ट बनाती है, और उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं और किस देश के पास कौन से परमाणु हथियार हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में, यानी 1957 में ये संगठन बना था। तो ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। अगला देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये क्या है? ये एक NGO है, यानी स्वयंसेवी संगठन है। पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए ये काम करता है, अभियान चलाता है। और ये क्या करता है? रिपोर्ट छाप देता है। ये मानव अधिकारों से जुड़ी हुई रिपोर्ट छाप देता है। और जो सरकारों को ये रिपोर्ट ज़्यादातर पसंद नहीं आती, क्यों? क्योंकि मान लो किसी देश में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस देश की सरकार के खिलाफ रिपोर्ट छाप देते हैं ये, जिसकी वजह से उस देश की सरकार इनसे नाराज रहती है। तो ये दुनिया भर में किस लिए काम करते हैं? मानव अधिकार के लिए। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट वॉच, नाम से ही पता लग रहा है ह्यूमन राइट यानी कि मानव अधिकार, और वॉच यानी कि उस पर नजर रखना, यानी कि ये मानव अधिकारों पे नजर रखता है। ये एक NGO है, यानी कि स्वयंसेवी संगठन है, अमेरिका का सबसे बड़ा ये संगठन है। ठीक है, और मानव अधिकारों की बातें करता है, वकालत करता है, उससे संबंधित ये काम करता है। पूरी दुनिया में मानव अधिकार की रक्षा के लिए यह अभियान चलाता है। दुनिया भर की मीडिया का ध्यान जो है मानव अधिकारों का कहीं उल्लंघन हो रहा हो तो उस पर खींचता है। इसने बहुत जगह अच्छा काम करा है, जैसे बारूदी सुरंग पर जो बच्चे काम करते थे उस पर रोक लगाया, बाल सैनिक का जो प्रयोग हो रहा था उस पर रोक लगवाई, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए भी इसने अभियान चलाया। तो इस तरीके से इसने काफ़ी काम करे हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मैं आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में ना कमेंट जरूर करें। ठीक है, जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है जरूर इसमें कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।